चलिए बच्चों, आज हम आपको जो है लेकर के आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 के साइंस का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया और क्या है रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोगों को अभिक्रिया जानना जरूरी है कि अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों क्या जानेंगे बच्चों? अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिएक्शन की बात करें तो बच्चों रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? किसी भी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो अपनी अवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं, या हमारे तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, या हमारे बाग में जो लगे पौधे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो धीरे धीरे खिलने लगते हैं। उनका बड़ा हो जाना, उनका विकास करना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होता है बच्चों, वो सब के सब क्या है? अभिक्रिया है। वो एवरीथिंग यानी एवरीथिंग चेंजेस, किसी भी मटेरियल में कोई भी परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होना, किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होना, ठीक है, किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। और बच्चों हमारी अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, एक होती है भौतिक अभिक्रिया और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, भौतिक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है किंतु उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक गुण का मतलब जैसे उसका अवस्था बदल जाएगा, ठीक है, उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन वो जिससे मिलकर के बना है उसके संगठन में परिवर्तन होता नहीं है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम दिखाते हैं आपको, पहले डेफिनेशन देखो। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ठीक है बच्चों, जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें बच्चों? भौतिक गुणों में। तो भौतिक गुण क्या है? जैसे आकार, अवस्था, ये सब, ठीक है, बदल जाएगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता। किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन में, किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन में ना बच्चों, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को बच्चों, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होगा किंतु उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया मैंने बताया जैसे पदार्थ का अवस्था बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, तो ये सब प्रक्रिया क्या कहलाता है? भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, हम भौतिक अभिक्रिया आपको दिखाते हैं कि हमारे भौतिक अभिक्रिया क्या क्या है। जैसे प्यारे बच्चों, बर्फ से जल का बनना। किससे बच्चों? बर्फ से जल का बनना। तो देखो बर्फ का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का भी सूत्र क्या होता है? H2O। बर्फ क्या होती है? ठोस, जबकि जल क्या होती है? द्रव। तो देखो इसका अवस्था बदल गया ना, ये हमारी क्या है? ये ठोस द्रव अवस्था है।
जबकि ये पदार्थ क्या हो गई, ठोस से द्रव हो गई, लेकिन इसका संघटन नहीं बदला, H2O से H2O ही रहा। तो ये हमारी कैसी एग्जाम्पल हो गई, ये हमारी हो गई प्यारे बच्चों भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जैसे हम क्या करें, जैसे हम लोहे को पीटे बच्चों, क्या करें, लोहे को पीटे, तो बच्चों बताओ जब लोहे को पीटेंगे तो वो चादर के रूप में फैल जाएगी, तो वो चादर से फैल जाएगी, तो वो जो लोहा है तो वह क्या लोहा से सोना हो जाएगा, क्या लोहा से कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लोहे को पीटना क्या कहलाता है, लोहे को पीटना क्या कहलाता है, भौतिक अपक्रिया कहलाती है। और प्यारे बच्चों जल से वाष्प का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, जल से गैस का बनना, जल से वाष्प का परिवर्तन क्या है, यह भी एक भौतिक अपक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है H2O और वाष्प का भी सूत्र क्या होता है H2O। जल क्या होती है, द्रव, और भाप क्या होती है भैया, वो भी क्या होती है, गैस। तो बच्चा इसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई, इसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों ये सब भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए और भी हमारे भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है। तो प्यारे बच्चों भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण हमारे और भी है। जैसे बच्चा मोम का पिघलना, किसका पिघलना, मोम का पिघलना। तो प्यारे बच्चों बताइए जब मोम पिघलती है तो वो मोम पिघल करके कुछ और हो जाती है क्या, वो तो मोम ही रहती है। तो मोम का पिघल जाना भी क्या कहलाता है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। मोम जबकि ठोस होती है, जब पिघलती है तो द्रव हो जाती है। और भी बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए और भी उदाहरण क्या है, जैसे लकड़ी का कटना, किसका कटना, लकड़ी का कटना। अच्छा बताओ लकड़ी कट करके क्या कुछ और हो जाती है क्या, लकड़ी कटेगी उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थे हमारे क्या बच्चों, ये थे हमारे भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है बच्चों, क्या बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव आता है। क्या आता है बच्चों, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म के साथ साथ उसके भौतिक गुणधर्म में भी परिवर्तन आता है, यानी अवस्था भी बदलेगी और उसके संगठन जो है वो क्या है, वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, बदल भी सकते नहीं भी बदल सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक सॉरी बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ठीक है बच्चों, जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ, भौतिक गुणधर्म के साथ साथ, ठीक है बच्चों, पदार्थ के रासायनिक संगठन में, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ क्या हो जाए, रासायनिक गुणधर्म में भी परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, दूध से दही का बन जाना बच्चों, दूध से किसका बन जाना, दही का बन जाना, या किसी भी पदार्थ को जलाना एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सब क्या है, कागज का जलना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, भोजन का पचना, भोजन का पाचन जो है वो क्या है,
वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग कोयले को वायु में जलाते हैं, कोयले को वायु में जलाना, ये भी क्या है, ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। ठीक है, तो समझ में आई बात है, क्या होता है इसमें, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। जैसे हम कहें प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे हम कहें कोयले को जलना, तो कोयले में क्या होता है, कार्बन, और किस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में, तो क्या बना देती है, CO2 गैस। तो देखो कार्बन क्या होती है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, मिलकर के क्या बना दी, गैस। ये तो अवस्था परिवर्तन है, लेकिन इसका संगठन क्या था, कार्बन, इसका संगठन क्या था, ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग थे, ये जाकर के जुड़ गए, क्या बना दिए, CO2। तो संगठन यहाँ बदल गया कि नहीं, तो संगठन भी बदलता है, रासायनिक संगठन भी बदलता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, और भी उदाहरण की बात करें कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये अलग अलग संगठन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या बन गया, अमोनिया। दोनों के संगठन क्या हो गए, NH3, N और H है, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया में रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बातें हमारी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिख देना। क्या कहते हैं भैया, सांकेतिक रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देना, सांकेतिक रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में, किस रूप में बच्चों, सांकेतिक रूप में लिखना ही, ठीक है, सांकेतिक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, उदाहरण की बात करें, हम लोग क्या करें, उदाहरण की बात करें कि ग्लूकोज के, ठीक है, ग्लूकोज के किण्वन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ग्लूकोज के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का, ठीक है बच्चों, किसका, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो बच्चा क्या करेंगे, हम लोग ग्लूकोज का संकेत जानना पड़ेगा। ग्लूकोज का संकेत क्या होता है, C6H12O6। किण्वन जो होती है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें किसी एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये किसमें बदल जा रहा है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, और उसमें से क्या निकलती है, CO2 गैस। अब बच्चा क्या होगा, किसमें कितने कार्बन है, 6, यहाँ कितने हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है बच्चा, 12, तो यहाँ गुणा कर दो, 2 6 12, कार्बन हो गया 4, यहाँ गुणा कर दो 2, हो गया हमारा रिएक्शन बॉयलेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्लूकोज के किण्वन का समीकरण। क्या हो गया, ग्लूकोज के किण्वन का समीकरण। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, क्या करके बच्चों, आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक भैया, ओ भैया चलिए देखिए इधर, भैया इधर देखिए, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो हाइड्रोजन का संकेत है वो क्या है, H2 है। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H2, और ऑक्सीजन का क्या है, O2। क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल। तो जल का संकेत क्या होगा, H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, एगो, तो क्या कर दो, 2 का गुणा, तो हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, यहाँ गुणा कर दो 2 दूनी 4। तो बच्चों हो गया हमारा समीकरण बैलेंस। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आओ हम चलते हैं समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक था वो ये है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, रासायनिक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में हम लोग परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है उधर हम लोग उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है उस तरफ हम उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय रासायनिक समीकरण को, ठीक है बच्चों, संतुलित करते समय रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सर्वप्रथम, ठीक है बच्चों, सर्वप्रथम अभिकारक एवं उत्पाद में, ठीक है बच्चों, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, ठीक है बच्चों, जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके, उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके, उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके, ठीक है बच्चों, गुणा करके समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, अच्छा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करेंगे। जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होगी उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके क्या कर लेते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को लगना चाहिए कि अभिकारक क्या है। क्या बात करते हैं बच्चों, अभिकारक क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ठीक बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात,
हम लोग जानेंगे कि उत्पाद क्या है। तो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में बने पदार्थ को, अभिक्रिया में बने पदार्थ को, ठीक है, अभिक्रिया में बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरह परमाणुओं की संख्या में कमी होती है उस तरह उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम लोग किस तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं समीकरण को किस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, H2SO4 में सोडियम मेटल को डाला तो ये बनाई Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और दूसरा हमारा जो रिएक्शन है वो है कि H2SO4 में हम लोग जो हैं सोडियम बाई कार्बोनेट जैसे मिलाएं, वैसे ये सोडियम सल्फेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को दी। ठीक है, तीसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मेटल को डालें तो वैसे ये क्या बना के दी, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, वैसे हमने क्या किया, हमने सोडियम फास्फेट में कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया और बनाई क्या, Ca3PO4 का होल ट्वाइस और बना के दी प्यारे बच्चों NaCl। ठीक है, हमारे पास ये समीकरण है। अब हम लोगों को इसे संतुलित करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये समीकरण है, हमें इसे संतुलित करना है। तो प्यारे बच्चों, इतने को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये हमारी चीज क्या है, ये हमारी उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये हमारी क्या है, ये हमारी अभिकारक है और ये हमारी क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो हम लोग पता करेंगे कि किस तरफ किसकी कमी है। तो देखो, ये क्या है, ये अभिकारक है और ये क्या है बच्चा, ये उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। अच्छा, अब पता करो किस तरफ किसकी कितनी परमाणु है। यहाँ कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, 2। यहाँ कितने हैं, 2, यानी हाइड्रोजन सही है। अच्छा, यहाँ कितने सल्फर है, 1। यहाँ कितने सल्फर है, 1, यानी सल्फर भी सही है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, यानी सल्फर भी सही है, ऑक्सीजन सही है। यहाँ कितने सोडियम, 2। यहाँ कितने, 1, यानी सोडियम की कमी है। कितने की, 2 की। तो 2 का गुणा कर देंगे, सोडियम हो जाएगा बैलेंस। अब ये हो गया हमारा बैलेंस समीकरण। क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा बैलेंस समीकरण। अब बच्चों देखो, ये हमारी अभिकारक है और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है बच्चों, अभिकारक और उत्पाद। तो बच्चा क्या है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ चेक करो, 2 और 1, यहाँ 3, यानी हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है और इधर कितनी है, केवल 2 है। अच्छा बच्चों चेक करो, यहाँ कितने सोडियम, 1 है। यहाँ कितने सोडियम, 2 है। तो ये 2 होगा कब, जब हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो सोडियम हो गई 2। अब चेक करो बच्चा, यहाँ कार्बन कितना है, 1, और यहाँ जब ये 2 लग गया है तो ये जो 2 है ये सबका है, 2 सोडियम का भी, हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी है। अब बच्चा क्या हो गया, यहाँ जब 2 लग गया तो कार्बन भी 2 हो गई और यहाँ कार्बन कितनी है, 1 है। तो ये 2 कब होगी बच्चा, जब यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। चेक करो, कार्बन भी हो गई बैलेंस। अब बच्चा क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और 2, यानी 2 और 2 कितना, 4। यहाँ बच्चा कितना है, 2, तो कितने का गुणा कर दो, 2, तो हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी हमारी हाइड्रोजन भी हो गई 4, सल्फर 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन चेक करो 2 और 2 तिहाई 6, यानी यहाँ 4 है बच्चा, यहाँ कितना है, 4 और 2 तिहाई 6, तो 6 4 10। ऑक्सीजन की संख्या देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 2 तिहाई 6 है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, यानी ऑक्सीजन की संख्या इस रिएक्शन में कितनी है, 10 है। यहाँ कितनी है, 4 और 2 1 का 2, यानी 4 प्लस 2 1 का 2 और यहाँ 2 दूनी 4, 4 2 6 6 4 10। तो यानी पूरा का पूरा हमारा समीकरण जो है वो क्या है, संतुलित है। ठीक है,
ऐसे ही हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ चेक करो कितने हाइड्रोजन, एक, यहाँ कितने, दो। क्या कर दो बच्चों, दो का गुणा, दो का गुणा करोगे तो क्लोरीन भी दो हो जाएगी, तो यहाँ क्लोरीन भी क्या है, दो है, तो हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब बच्चा यहाँ देखो, यहाँ क्या है, Na3PO4 है, तो यहाँ कितने बच्चा, कितने PO4 है, यहाँ PO4 कितने, एक बार है, और यहाँ PO4 कितने बार है, दो बार है, तो यहाँ क्या कर दो, गुणा दो का। अब यहाँ चेक करो बच्चा, कैल्शियम कितने हो गए, 2 3 6 बार, यहाँ कितनी बार है, यहाँ बच्चा हमारी ये जो है O3 की, सॉरी बच्चा, यहाँ PO4 दो बार है, यहाँ PO4 एक बार है, तो मुझे यहाँ दो का गुणा करना पड़ेगा ना, जिधर कमी होगी, क्योंकि यहाँ PO4 दो बार था और यहाँ PO4 एक बार था, तो मैंने कितने का गुणा कर दिया, दो का, तो हो गया ना 2 3 6। अब चेक करने का, सोडियम कितनी हो गई, 2 3 6, यहाँ कितनी है, एक, तो गुणा कितने का, 6 का। अब बच्चा देखो, यहाँ कैल्शियम एक बार, यहाँ कैल्शियम 3 बार, 3 का गुणा कर दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 6 का 6 क्लोरीन, तो हो गया हमारा पूरा समीकरण संतुलित। ठीक है, इस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करेंगे, जिधर परमाणुओं की संख्या में कमी होगी उधर उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को चलिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, यानी आखिर में हम लोग समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, समीकरण को इसलिए संतुलित किया जाता है ताकि वो हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है हम किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी हम पदार्थ को ना बना पाएंगे और ना ही बिगाड़ पाएंगे, ना तो उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे, बल्कि उसे हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना क्या है बच्चों, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन्हें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, आप लोग पढ़े हो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कहता है किसी भी पदार्थ को अभिक्रिया के दौरान, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्या नाम है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका नाम ही है संयोजन, संयोग, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करें, आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को बच्चों, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करें बच्चों, अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराएं तो वो हमें क्या बनाती है, COCl2, जिसे हम लोग फास्जीन गैस कहते हैं। यह बहुत जहरीली होती है बच्चों, इसको सूंघने से हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, दूसरी क्या है, जैसे अगर हम लोग अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, NH4Cl, नवसादर की प्राप्ति होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। यानी देखो इसमें क्या है, एक पदार्थ ही एक, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक ही पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अमोनिया एक पदार्थ है, Cl एक पदार्थ है, तो ये दो लोग हो गए, दो मिल के क्या बना, एक। यानी जब दो गो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। कार्बन एक पदार्थ, ऑक्सीजन एक पदार्थ, ये लोग मिल करके दो हो गए, मिल करके क्या बनाए, एक पदार्थ बनाए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करें, एथीन की रिएक्शन, इसका नाम है एथीन गैस, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएं, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ कराएं, तो प्यारे बच्चों ये क्या करती है, ये एथीन को एथेन में परिवर्तित कर देती है। क्या करती है, किसमें, एथेन में परिवर्तित कर देती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक। योगात्मक क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हो, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले टॉपिक पर।